हेलो फ्रेंड्स, ये बहुत ही बड़ी खुशखबरी है आप सबके लिए कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ARO की भर्ती रिलीज़ की है। इससे संबंधित एक वीडियो मैं पहले भी अपलोड कर चुका हूं और आज ये वीडियो जितने भी प्रतियोगी छात्र हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको बताने वाले हैं। वो जानकारी आपके सिलेबस से संबंधित होगी, वो जानकारी आपके उम्र से संबंधित होगी, किस किस उम्र के लोग फार्म को भर सकते हैं। वो जानकारी संबंधित होगी आपकी परीक्षा के पैटर्न से, जानकारी संबंधित होगी कितना समय दिया जाएगा, उस समय में कितने आपको सवाल करने हैं। और सबसे महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि जो दूसरा पेपर होगा वो पहले पेपर के जस्ट 15 मिनट के बाद में होगा। दूसरा पेपर का जो नेचर होगा वो क्वालिफाइंग नेचर का होगा और जो पहला पेपर होगा उसके नंबर के आधार पर मेरिट बनेगी। सारी चीज़ों को हम वन बाय वन विस्तार से चर्चा करेंगे, पढ़ेंगे। तो इस चीज़ को देखने के लिए हमारे साथ आप बने रहिए, वीडियो को पूरा देखिए और आगे आपको सारी जानकारी आपको मिल जाएंगी, सारे आपके डाउट दूर हो जाएंगे। आप सभी जानते हो कि ये जो परीक्षा है हाई कोर्ट की, तो इस परीक्षा को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी इस पेपर को कराएगा। और आप सभी जानते हो कि ये बहुत ही ऑथेंटिक एजेंसी है जो कि हमारी IIT का एग्ज़ाम कराती है, जो नीट का एग्ज़ाम कराती है। इसका एक और इसमें बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, डिस्क्रिप्शन में मैं इस एप्लीकेशन का लिंक दूंगा। उस एप्लीकेशन के लिंक के द्वारा आप जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना और एप्लीकेशन डाउनलोड करके उसमें आपको बहुत सारे पेपर मिल जाएंगे, सैम्पल पेपर। और उन सैम्पल पेपर की मदद से आप देखोगे कि जो पेपर आपका होने वाला है उसमें क्वेश्चन का पैटर्न आपको पता चल जाएगा और क्वेश्चन के पैटर्न के साथ साथ आपको बहुत सारी महत्वपूर्ण चीज़ों की जानकारी मिल जाएगी कि जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है उसका पेपर लेने का तरीका क्या है, क्वेश्चन को किस तरह से पुटअप करती है। ये सारी चीज़ें जब आप समझोगे तो आपको जब आप पेपर दोगे तो उसमें आपको बहुत सहूलियत मिल जाएगी। आगे हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि जो आपका परीक्षा है तो उन सब चीज़ों को हम लोग विस्तार से समझेंगे। इसका हम लोग इंट्रोडक्शन करेंगे, वैकेंसीज़ के बारे में देखेंगे, रिजर्वेशन किसको किसको कितना कितना मिलता है हम ये भी देखेंगे। साथ ही साथ हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में देखेंगे, सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या है, मार्किंग का स्कीम क्या है, आंसर की चैलेंज करेंगे, कब कौन कौन कर सकता है, जनरल इंस्ट्रक्शन के बारे में देखेंगे। ठीक है, बहुत सारी और सारी चीज़ें हैं। जो आपका एग्ज़ाम होगा वो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा तो उसके बारे में भी देखेंगे। और सारे इंस्ट्रक्शन जो लिखे हुए हैं इसमें, उन सब के विषय में हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ तो हम इसमें आपको ये बता दें कि जो आपकी भर्ती है उसकी जो डेट है, जो आपकी परीक्षा की डेट है, तो वो आप देख रहे हो कि 17 अगस्त से आप फार्म भर सकते हो, ये चीज़ है। और 16 सितंबर जो आपकी डेट है वो लास्ट डेट है। ठीक है, 16 सितंबर, 17 अगस्त से लेकर 16 सितंबर तक, इस तारीख तक आप फार्म भर सकते हो। और फ़ीस जमा करने की लास्ट डेट जो है वो 17 सितंबर है। तो इस चीज़ को आप लोग को ध्यान रखना है। अगर हम फ़ीस के विषय में बात करेंगे तो फ़ीस OBC के लिए और जनरल के लिए 800 रुपये है। इसके अलावा SC और ST के लिए 600 रुपये है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हम आगे देखेंगे कि अगर हमारे फार्म में कोई त्रुटि हो जाती है किसी भी तरह की, उसके लिए समय दिया गया है। वो समय है 18 सितंबर से लेकर 21 सितंबर तक का 3 दिन का आपको समय दिया गया है। उस 3 दिन के समय के हिसाब से आप लोग, ये चाहे RO का हो या ARO का फार्म हो, किसी भी फार्म को भरने में अगर आपसे कोई गलती हो जाती है, कोई त्रुटि हो जाती है, ऐसी स्थिति में हाई कोर्ट ने आपको समय दिया है 18 सितंबर से लेकर 21 सितंबर तक का, कि 3 दिनों में आप अपनी जो भी त्रुटि हो गई है करेक्शन कर लो। ठीक, तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है कि पहली चीज़ तो आपको फार्म भरते समय विशेष ध्यान देना है कि किसी भी तरह की कोई गलती ना हो। लेकिन अगर गलती हो जाती है तो उसको इस डेट तक आपको सही कर लेना है, अदरवाइज़ जब आपका फाइनल सिलेक्शन होता है तो उसमें समस्याएं बहुत आती हैं। मोड ऑफ़ एग्ज़ामिनेशन की अगर हम बात करें तो जो हमारा मोड ऑफ़ एग्ज़ामिनेशन का जो तरीका है वो कंप्यूटर बेस्ड है। कंप्यूटर पे आपका एग्ज़ाम होगा और इसीलिए आप जितने भी प्रतिभागी हैं
जो पहले कभी हाई कोर्ट की परीक्षा दे चुके हैं वो जानते होंगे कि पहले हाई कोर्ट का जब एग्ज़ाम ऑफलाइन होता था तो ऐसी स्थिति में एक पेपर होता था, उसके बाद टाइपिंग का टेस्ट बाद में रखा जाता था पहले पेपर का परिणाम आने के बाद। इस बार ऐसा नहीं किया गया है, कंप्यूटर पे एग्ज़ाम होगा तो उसका फ़ायदा ये हो रहा है कि आपका जो दूसरा एग्ज़ाम है वो भी जस्ट इसी एग्ज़ाम के बाद में करा दिया जाएगा, और पहले एग्ज़ाम और दूसरे एग्ज़ाम के बीच में जो समय होगा वो 15 मिनट का समय होगा। इसमें लिखा हुआ है नोटिफिकेशन में साफ साफ कि जो पहले एग्ज़ाम और दूसरे एग्ज़ाम के बीच में समय होगा वो समय 15 मिनट का समय होगा आपका, और उसी 15 मिनट के बाद दूसरा पेपर आपको मिल जाएगा। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, इन 15 मिनट्स के बाद आपको दूसरा पेपर हो जाएगा। दूसरे पेपर में जो आपको 20 मिनट की टाइमिंग मिलेगी, आपको 20 मिनट आपको मिलेंगे। 20 मिनट में 500 वर्ड्स होंगे, 500 शब्द होंगे जिनको आपको कंप्यूटर पे लिखना है। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखना, ये जो है आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है 20 मिनट का होगा, तुरंत होगा। पहले एग्ज़ाम के 15 मिनट के बाद 20 मिनट मिलेंगे आपको, और इसमें ये जो एग्ज़ाम होगा दूसरा एग्ज़ाम वो आपको जो सेकंड एग्ज़ाम है वो आपका 50 मार्क्स का होगा। पहले क्या होता था कि टाइपिंग के नंबर पहले पेपर के नंबर के साथ पहले जो मेरिट बनती थी वो जो है मेरिट आपका पेपर 1 और प्लस आपका पेपर 2 दोनों को मिला के मेरिट बनती थी। इस बार क्या हो रहा है, इस बार जो आपकी मेरिट बनेगी वो सिर्फ़ और सिर्फ पेपर 1 के अकॉर्डिंग बनेगी। आपकी जो मेरिट बनेगी इस बार वो पेपर 1 से ही बनेगी। पेपर जो 2 होगा वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है। जो आपका पेपर 2 है वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है, तो इसको आप लोग ध्यान रखना। इसके बाद जो क्वालिफाइंग नेचर का पेपर है वो जो है 50 मार्क्स का है, 50 नंबर का पेपर है, जिसमें आपको 25 नंबर लाना कंपलसरी है। 50 नंबर में से जो 25 नंबर ले आएगा वो क्वालिफाई हो जाएगा। दूसरे पेपर दूसरा पेपर है जो सेकंड पेपर है उसके नंबर पहले पेपर में नहीं जुड़ेंगे, दूसरा पेपर क्वालिफाइंग नेचर का है। इन चीज़ों को आप लोग ध्यान में रखना। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि जो आपका पेपर है वो पहला पेपर बहुत महत्वपूर्ण है, वही आपकी मेरिट बनाएगा और वही आपको चयनित करवाएगा। अगर हम वैकेंसी की बात करें तो आप देख पा रहे हैं कि जो आरओ की वैकेंसी हैं, तो आरओ के जो पद हैं वो 46 पोस्ट हैं आरओ की, और इसके अलावा एआरओ की जो पोस्ट हैं तो वो पोस्ट हैं 350 पोस्ट हैं हमारी एआरओ के लिए। अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप देखोगे तो बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी स्ट्रीम में। आप देख रहे हो कि बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी स्ट्रीम में। इसका मतलब आपने चाहे बीए किया हो, आपने चाहे बीएससी किया हो, या फिर आप चाहे बीए किए हों, या आप बीएससी किए हों, या आप बीकॉम किए हों, आपके पास कोई भी नेचुरल डिग्री है, बीटेक है, तो आप इस फॉर्म को आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि इसमें यह भी लिखा है क्वालिफ़िकेशन रिकॉग्नाइज्ड एज इक्विवेलेंट। ठीक है, तो जो भी आपके पास स्नातक की डिग्री है या कोई भी विधि द्वारा मान्य आपके पास समकक्ष स्नातक की डिग्री है, दोनों में से कोई भी है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। अतिरिक्त योग्यता में आपके पास कंप्यूटर का ओ लेवल हो तो भी आप फार्म भर सकते हो, या इसके अलावा आपके पास ओ लेवल है तब भी भर सकते हो, CCC है तब भी भर सकते हो, या कोई डिप्लोमा है तब भी आप फार्म भर सकते हो। ये जो योग्यता का मानक है वो एआरओ और आरओ दोनों के लिए एक ही है, इसमें किसी तरह की कोई समस्या की बात नहीं है। ग्रेड पे आप देख रहे हो, जो एआरओ की नौकरी होती है वो 4600 ग्रेड पे की नौकरी होती है, जो आरओ की नौकरी है वो 4800 ग्रेड पे की नौकरी है। तो इस तरीके से आप देख रहे हो आरओ और एआरओ का वेतनमान बहुत अच्छा है। इसके बाद आप देख पा रहे हो कि जो कैटेगरी वाइज जो वैकेंसी हैं तो ये इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो कैटेगरी के लोग हैं उन पे फ़र्क पड़ता है। तो यहाँ पे आप देखो एससी के लिए 21% का रिजर्वेशन है, और एसटी के लिए 2% का रिजर्वेशन है, ओबीसी के लिए 27% का रिजर्वेशन है। इस तरीके से टोटल सीटों में आप देख पा रहे होगे कि एससी 73 सीटों में एससी को रिजर्वेशन दिया जाएगा, 7 सीटों में एसटी को, ओबीसी को 94 सीटों पर, और अनरिजर्व सीटें 176 हैं एआरओ के लिए,
टोटल 350 सीटों का ये डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है कास्ट वाइज। और दूसरी चीज़ आरओ के लिए भी यहाँ पे 46 जो सीटें हैं, वहाँ पे एससी के लिए 9 सीटें हैं, एसटी के लिए कोई भी सीट नहीं है, ओबीसी के लिए 12 सीटें हैं और अनरिजर्व 25 सीटें हैं। इस तरीके से जो 46 सीटें हैं उनका आपने देखा किस तरीके से डेटा यहाँ पे लिया गया है। तो ये तो हुआ वर्टिकल रिजर्वेशन। इसके अलावा हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन भी होता है, यानी कि जो रिजर्वेशन पर रिजर्वेशन होता है। अगर कोई लड़का ओबीसी कैटेगरी का है, इसके अलावा वो फ्रीडम फाइटर फैमिली से बिलोंग करता है, तो उसको वर्टिकल के साथ साथ हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन का भी फ़ायदा मिलेगा। अगर कोई लड़की है वो ओबीसी कैटेगरी की है, तो वो ओबीसी कैटेगरी में तो उसको मिलेगा ही मिलेगा, साथ साथ उसको हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन मिलेगा, तो उसको वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों ही रिजर्वेशन का लाभ मिलेगा। अगर कोई भी स्टूडेंट है, वो वोमेन है, डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर है, एक्स सर्विसमैन है, फिजिकली हैंडीकैप्ड है, स्पोर्ट पर्सन है, और ऐसे लोग अगर एससी, एसटी या ओबीसी से बिलोंग करते हैं, तो इनको वर्टिकल रिजर्वेशन के साथ साथ हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन का भी बेनिफिट मिलेगा। तो जो भी इस कैटेगरी में आता है उनको थोड़ा सा लाभ मिलने वाला है। इसके बाद आप देख रहे हो कि हम लोग देखेंगे एज के बारे में। तो एज की जहाँ पे बात आती है, 21 साल से लेकर के 35 साल तक, ये 21 ईयर से लेकर 35 ईयर तक एज को रखा गया है। जो भी इस एज के बीच में है वो इस फार्म को भर सकते हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें रिलैक्सेशन एज में रिलैक्सेशन की, तो जो रिलैक्सेशन ऑफ एज है वो एससी के लिए, एसटी के लिए, ओबीसी के लिए 5 साल रखा गया है। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखना, यानी कि एससी, एसटी और ओबीसी को जो परीक्षा में दी हुई एज है उससे 5 साल ज़्यादा का भी अगर कोई है तो फार्म भर सकता है। साथ ही साथ आप इस पे ये भी देख रहे हो कि जो स्पोर्ट पर्सन है स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश का, उसको भी 5 साल की उम्र में छूट दी गई है। ठीक है, तो इन चीज़ों में अगर जो भी जिसको भी इसका बेनिफिट मिल रहा हो तो वो भी इस बेनिफिट का लाभ उठा सकता है, और तैयारी करके अपने आप को अगर कहीं बीच में किसी समय अगर वो चूक गया है तो अब इसका लाभ उठा सकता है। अभी हम लोग बात करेंगे इसका कि किस तरीके से पेपर होने जा रहा है रिव्यू ऑफिसर का, साथ साथ ARO दोनों में हम देख रहे हैं कि जो मोड ऑफ एग्जामिनेशन है वो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा। 200 नंबर का एग्ज़ाम होगा जिसमें कि 200 क्वेश्चन आएंगे, 3 घंटे का समय होगा, निगेटिव मार्किंग नहीं होगी, स्पष्ट लिखी हुई है, और कोई भी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं है। आपसे ये नहीं कहा गया है कि आपके 40%, 50% या 60%, किसी भी क्राइटेरिया को इसमें नहीं रखा गया, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। दूसरे पेपर के लिए स्पष्ट लिखा हुआ है, दूसरा पेपर भी कंप्यूटर बेस्ड होगा, 50 नंबर का होगा, 20 मिनट समय दिया जाएगा, निगेटिव मार्किंग नहीं होगी, लेकिन उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 25 मार्क्स आउट ऑफ 50। लेकिन आप तभी सफल होंगे जब 50 में से 25 मार्क्स आप ले आएंगे। तो ध्यान रखना, मिनिमम स्पीड 25 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश टाइपिंग ऑन कंप्यूटर। आपको अंग्रेज़ी में 25 वर्ड पर मिनट की टाइपिंग निकालनी होगी पास करने के लिए, तो ये ध्यान रखना है। सेम चीज़ ARO के लिए भी सेम सिलेबस है, वही टाइमिंग है, वही सारी कंडीशंस हैं। सिलेबस की अगर हम बात करें तो आप देख पा रहे होगे जो सिलेबस है, तो सिलेबस में जनरल साइंस आएगी। जनरल साइंस में आप जानते हो कि जो वेटेज होता है वो हमारा बायोलॉजी का वेटेज कुछ ज़्यादा होता है, तो हमें बायो पढ़नी है। बायो बिल्कुल एकदम रट डालो आप। उसके महत्वपूर्ण टॉपिक कौन कौन से हैं वो नेक्स्ट वीडियो में आपको बता देंगे। हिस्ट्री ऑफ इंडिया है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया में जो आपको पढ़ना है टॉपिक, उसमें आपको एंशिएंट हिस्ट्री, प्राचीन भारत, इसके बाद आपको मेडिवल हिस्ट्री, और इसके बाद आपको मॉडर्न हिस्ट्री, और मॉडर्न हिस्ट्री में ही साथ में आपको पढ़ना है नेशनल मूवमेंट। इन सभी टॉपिक को आपको पढ़ना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है। इसके बाद इंडियन पॉलिटी में आपको कॉन्स्टिट्यूशन बहुत अच्छे से पढ़ना है, और कॉन्स्टिट्यूशन में आपको अगर जो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक हैं वो फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज़, DPSP, इसके बाद जो हमारा जो नागरिकता है सिटीजनशिप, यानी कि आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 52 तक आपको एकदम कंठस्थ होना चाहिए, बहुत अच्छे से पता होना चाहिए सारी चीज़ें। इकोनॉमी एंड कल्चर, इंडियन एग्रीकल्चर, कॉमर्स एंड ट्रेड, पॉपुलेशन की अगर हम बात करें तो आपको यूपी की पॉपुलेशन, और यूपी की पॉपुलेशन के साथ साथ आपको इंडिया की पॉपुलेशन के बारे में अच्छे से जानकारी होनी चाहिए।
इकोलॉजी एंड अर्बनाइजेशन उसी में मिल जाता है। और जो भारत के संदर्भ में आपको पढ़ना है, वर्ल्ड ज्योग्राफी में आपको जितने भी हमारे ओशियंस हैं, जितने भी हमारे कॉन्टिनेंट हैं, जितने भी हमारे जो इंडिया के दूसरे देशों के साथ रिलेशनशिप है उसको भी आपको पढ़ना है। ज्योग्राफी जो है और रिसोर्स उसको अच्छे से पढ़ना है। ये सारा सिलेबस विस्तार से हम आपको कराएंगे और बताएंगे भी। करंट अफेयर्स में आपको नेशनल और इंटरनेशनल इम्पॉर्टेंट इवेंट पढ़ने हैं। जनरल एप्टीट्यूड भी इस बार पूछा जाएगा तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको सही से ध्यान देना है। स्पेशल नॉलेज यूपी के संदर्भ में अगर हम बात करें तो एजुकेशन के रिगार्डिंग जो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन पूछी जाएगी। जैसे कि आपको अगर हम बता दें तो वुड जो सैडलर आयोग है, मैकाले आयोग है, इसके बाद प्रथम शिक्षा नीति, दूसरी शिक्षा नीति, तीसरी शिक्षा नीति, ठीक है। वुड का शिक्षा के लिए जो वुड्स आयोग बना था वो क्या था, इन सारी चीज़ों को, माध्यमिक शिक्षा आयोग क्या था, सभी चीज़ों को आपको अच्छे से पढ़ना है। इसके बाद कल्चर, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रेड, लिविंग एंड सोशल ट्रेडिशंस ऑफ उत्तर प्रदेश के संदर्भ में सब चीज़ें आपको पढ़ना है। ये सभी आपको यूपी स्पेशल में ये सभी टॉपिक आपको क्लियर कराए जाएंगे। नॉलेज ऑफ जनरल इंग्लिश एंड जनरल हिंदी ऑफ ग्रेजुएशन लेवल, इसके पहले क्या होता था, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है यहाँ पर। इसके पहले क्या होता था कि आर के एग्जामिनेशन जब ऑफलाइन होते थे वहाँ पर जनरल इंग्लिश जो होती थी वो 50 नंबर की आती थी। इस बार ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि इस बार जो आपका पेपर है वो 200 नंबर का है। और 200 नंबर के पेपर में इस बार उन्होंने यहाँ पे एक टॉपिक जोड़ा, जनरल एप्टीट्यूड। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि जनरल एप्टीट्यूड को भी जोड़ा हुआ है। तो मुझे लगता है कि इस बार जो इंग्लिश का 50 नंबर का क्राइटेरिया है वो इस बार कम होगा, ठीक है। इंग्लिश के नंबर ऑफ क्वेश्चन इस बार कम होने वाले हैं। जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश के क्वेश्चन लगभग बराबर होने वाले हैं, क्योंकि दोनों को एक साथ जगह दी गई है। तो जहाँ तक मुझे लगता है, और शायद ये कन्फर्म ही है, क्योंकि जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी को साथ में लिखने का मतलब ही यही है कि थोड़ा बहुत 1-2 क्वेश्चन का फ़र्क हो सकता है, लेकिन जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी के क्वेश्चन लगभग बराबर होने वाले हैं। कंप्यूटर का बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको होना ज़रूरी है। और यही सारी चीज़ें सेम जो भी होने वाली हैं वो आपकी ARO के लिए भी सिलेबस सेम है। तो सिलेबस एक जैसा है, सिलेबस में बहुत ज़्यादा कुछ चेंज नहीं है, बिल्कुल चेंज नहीं है। जो ARO का है वही RO का है। इसके बाद हम अगर नेक्स्ट में बात करें, ये सारी चीज़ें आपको कंप्लीट हो गई हैं। बाकी सारी चीज़ें हम आपको पहले भी वीडियो में बता चुके थे। जो कुछ चीज़ें थी जिनमें डाउट था, आप लोगों ने पूछा था, वो हमने आज कंफर्म कर दिए। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा, आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर कोई समस्या होती है तो आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके वो भी डाउट क्लियर कर देंगे। धन्यवाद।